हाउ टू थिंक बेटर देन 99% ऑफ पीपल। भैया बहुत ज़रूरी हो गया आज की डेट पे दिमाग और बुद्धि जो कि लोग घरों पे छोड़ के आ जाते हैं, पर्टिकुलरली अपने देश में। बट कोई बात नहीं। और हम आधे घंटे बक लिए, फिर देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी ऑडियो की। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम अपने थॉट प्रोसेस को बेटर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 स्टेप्स देने वाला हूँ या 5 मेथड्स देने वाला हूँ। पहले शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बेसिक से समझने में। हम ब्रांचिंग मेथड के बारे में बात करेंगे शुरुआत में कि एक वर्ड लिया आपने, उसको तोड़ते गए उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स में, जैसे एटम को तोड़ा जाता है। जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है, इसको करने के 2 मेथड है जिससे आप अपने इंडिविजुअल थॉट को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्ट ब्रांचिंग। आपने एक वर्ड लिया, ठीक है, और उससे रिलेटेड चीज़ें रैंडमली सोचने लग गए। ये टॉयलेट, ठीक है, कमोड, सुबह तो कमोड में बैठते हैं हम, हाँ ठीक है, वही भी वर्ड ले लिया, कमोड में बैठते हैं, हाँ भाई, हाँ सोचते हैं और कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। यार कल तो उसने मेरे साथ बेबदतमीज़ी से बात कर दी थी, यार कल तो उसने मेरी बेइज्जती कर दी थी, गलत किया था यार, उसको नहीं ऐसे बात करनी चाहिए था, पापा से बात करूँगा गोवा के ट्रिप पे जाने की नहीं, या फिर कुछ भी हो सकता है। आपने माउस ले लिया, उससे रिलेटेड सोच रहे हो, माउस है भाई, ये आजकल टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, पहले माउस कट 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 करते थे, अब ये कट कट नहीं करते हैं। या फिर आपने बोतल ले ली, भैया ये एम एस धोनी बने दसानी की बोतल पे, भैया MSD हैं, हमारे कप्तान रह चुके हैं, इतने अच्छे कैप्टन थे, ये थे। आपने मेमोरी स्टिक ले ली, उसके बारे में सोच रहे हैं। आपने ये ट्राईपॉड ले लिया, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। बस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो, उसको तोड़ते जा रहे हो, वर्ड्स कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। अब इसके प्रोज क्या है? इसके प्रोज हैं, वक्त के साथ साथ आप जल्दी सोचना शुरू करने लग जाएंगे। चीज़ लेंगे दिमाग में आ जाएगी, यू थिंक, चीज़ लेंगे दिमाग में आएगी, यू थिंक, दिस हेल्प्स यू इन योर डेली लाइफ। बट कौन ये है इसका कि बहुत थोड़ा वक्त लगेगा चीज़ों के बारे में सोचने में, शुरुआत में ढंग से सोचने में, उसको एक स्ट्रक्चर देने में, बट एक बार सोच लोगे मज़ा आ जाएगा। दूसरा इस कॉन्टेक्चुअल ब्रांचिंग। अब ये क्या होता है, ये कौन सी नई तोप है? कॉन्टेक्चुअल ब्रांचिंग इसकी, एक आपने वर्ड लिया और उसको एक कॉन्टेक्स्ट में रख के उसकी बात करी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपसे फादर, और मैं बोलूँ मेरे फादर, दोनों अलग चीज़ें। फादर इज़ एब्स्ट्रैक्ट ब्रांचिंग। फादर अच्छा किसी के भी फादर हो सकते हैं। जो है चिंटू के पापा जो हैं बकलौली करते हैं, गलत नज़र से देखते हैं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को अपने लौंडे की नौकरी नहीं लग रही। सबके ये फादर तो इसी तरीके के होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एक पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, ये है वो है, कल्चर्स में डीप रूटेड है। ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई, आपने रैंडमली उठाया। अब आप बोलो मेरे फादर, अब मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया, एक बबल में डाल दिया। अब आपको अपने फादर, अपने पिताश्री के बारे में बात करनी है। तो भाई मेरे फादर हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं उनको हीरो फिगर की तरह देखता हूँ। मेरे फादर है, मैथ्स पढ़ाते हुए पीटते बहुत हैं, गलत करते हैं। मेरे फादर है, मम्मी के साथ बहुत झगड़ा करते हैं, इनका हर वक्त झगड़ा ही चलता रहता है। मेरे फादर हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपने अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने फादर की बात करी। भी इसके प्रोज क्या है? इट इज़, ये आपको बेटर बना देगा टू एनालाइज स्टफ इन बुक्स, किताबों में, फिलोसफीज में और लोगों में। लोग पढ़ना सीख गए ना भैया, असली मौज तो तब हो जाएगी। तो यू आर एबल टू रीड पीपल ईजिली। बट इसके कॉन्स क्या है? मेथड 1 से पहले रूबरू होना पड़ेगा। मेथड 1 पहले अपना बेटर करना पड़ेगा। जो हमने एब्स्ट्रैक्ट ब्रांचिंग की बात करी, तब आपकी कॉन्टेक्चुअल ब्रांचिंग अपने आप बेटर हो जाएगी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट ब्रांचिंग और बेटर तरीके से समझ लेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट ब्रांचिंग ना कुछ लगता है एक ये अगर आप देख रहे होंगे डायग्राम जो कि एग्जाम्पल है, तो कैलकुलेट जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो, जेनेटिक बायोलॉजी में यूज़ होता है। बट उस तरीके से हम लोग ब्रांचिंग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम लोग घर का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये आप मेरे साथ कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। कॉपी कलम पेंसिल उठा के मेरे साथ साथ लिख सकते हो। इट वुड बी ईजियर फॉर यू इफ़ यू वांट। पॉज दिस वीडियो, अपने ले आओ, जो भी करना है, जैसे भी कहीं पे लिखना है। इट वुड बी एन एक्सरसाइज। हमने लिया होम। होम एब्स्ट्रैक्ट, होम से दिमाग में आता है ये सेफ्टी। हाँ भैया सेफ्टी, पुरानी दीवारें, घर। अब होम और हाउस में भी डिफरेंस हो गया ऐसे तो, कि भाई हाउस इज़ मोर ईंटा पत्थर मलबे से बनाया, और होम इज़ मोर अबाउट सेफ्टी, अपना मतलब घर, अपनापन, अपनी वार्मथ। अब आपने बोला होम, होम से आया भैया सेफ्टी, सेफ्टी से आया मदर, मदर, बचपन। और आप बात कर रहे हो अपने दोस्तों से बैठ के हॉस्टल में, या घर की याद आती है। वो माहौल था ना कि चल रहा है या क्रिकेट खेल रहे हैं अपने, वो घर गए, माँ की ममता और वो बचपन की यादें। और उससे क्या निकल के आ सकता है? होम से ना एब्स्ट्रैक्टली ओल्ड वॉल्स, ओल्ड वॉल, पुरानी दीवारें, एक शांति, एक चुप्पी। या मज़ा आता था अपने सुबह उठे भैया पिताश्री अखबार पढ़ रहे हैं, और सुनो जी चाय बना के लाओ, चाय बना के लाए, नाश्ता हो रहा है, चीला उत्तपम खा रहे हैं, दिन का नाश्ता आज तो सरवना भवन में करेंगे, कनॉट प्लेस में जाके, अरे मज़ा आ जाएगा।
मस्त खाना खाएंगे, शाम में बिरयानी खाएंगे, जामा मस्जिद में जाके, अरे आज का संडे का दिन तो मज़ा आ गया। वो जो फीलिंग है ना, पानी भी आ गया, वो जो फीलिंग है वो फीलिंग आपको देती है हाँ भाई ये एक चुप्पी थी, एक खामोशी थी, एक मज़ा था, एक सेफ्टी थी। फिर कभी बार होता है ना घर में एक खाने की खुशबू, कोई आप सूंघिए इधर उधर, एक यादगार आ जाती है कि हाँ भाई ये। तो दिस इज़ हाउ यू ब्रांच होम इनटू फीलिंग्स, इमोशंस, सेफ्टी, मदरहुड, पेरेंटहुड, सब कुछ। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, मैंने एब्स्ट्रैक्टली होम होम उठाया और उसको ब्रेक करने की कोशिश करी। अब हम करेंगे कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल। कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल के लिए मैं द ग्रेट जर्मन फिलोसफर फ्रीडरिक नीचे, नीचे बाबा, उनका एग्जाम्पल लूँगा। उनकी जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट किताब है द स्पोक ज़राथुस्ट्रा। मैं ज़्यादा इसमें डेप्थ में नहीं घुसूँगा, ऊपर ऊपर से आपको समझाऊंगा कि उसमें हम कैसे होम को समझ सकते हैं। तो उनका जो शुरुआत है किताब का, प्रोलोग, मैंने वैसे इस हिल गया थोड़ा सा, हमने इसके ऊपर बना रखा है, क्या नाम है, एम्बुलेंस की आवाज़ आएगी तो माइंड मत करिएगा, किसी लग गई होगी कुछ इधर उधर। तो हमने पहला पैराग्राफ उठाया और मैंने इस पहले पैराग्राफ पे पूरा 30-40-50 मिनट का वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं टाइप करेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसके होम को समझेंगे। When Zarathustra was 30 years old, he left his home and the lake of his home and went into the mountains. अब इनका होम बड़ा ही अलग तरीके का होम है। यहाँ पे हम कॉन्टेक्चुअल ब्रांचिंग करेंगे, ठीक है। अभी क्या है, ये होम है एक इनहेरिटेड आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीचे। अब इनहेरिटेड आइडेंटिटी इंसान की क्या होती है, रिलीजन होती है, मोरालिटी हो सकती है। रिलीजन में आओ ब्रांच करो तो कल्चर आ सकता है, सोसाइटी आ सकती है। मोरालिटी में गुड आ सकता है, बैड आ सकता है। अब आपकी कल्चर और सोसाइटी ही आपको डिफाइन करती है, आपके रिलीजन को डिफाइन करती है। अरे भाई जब थे हवन में था शर्मा जी, ये बुलाया था शर्मा जी ने कि भैया हवन में आइएगा, भंडारा भी होगा, वहीं खाएंगे। यार वो क्या दिन थे भैया, भंडारा, एक एकता थी, मज़ा आता था। कोई किसी के जा रहा है, कोई किसी के जा रहा है, कोई किसी के कुछ कर रहा है, कोई किसी के दिवाली मना रहा है, कोई किसी की ईद मना रहा है। एक अच्छा खुश मिजाज माहौल था भैया। कोई किसी के भंडारा खा रहा है, कोई किसी की ईद की बिरयानी खा रहा है, कोई सेवैयाँ खा रहा है, कोई भैया रम केक खा रहा है ना। क्रिश्चियन के जाके सब पेल जाइए। तो वो एक होम, एक कल्चर, एक सोसाइटी। उधर मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है ना। मैंने चिंटू के पप्पा ने मिंटू के पप्पा को चमेट बजा दिया, क्या झगड़ा हुआ था। अब तो बड़े अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो क्या झगड़ा था, तो वो सही था या गलत था। मॉरली सही भी था, उनकी तरफ से सही था, बट गलत भी था। बट ये वापस इनहेरिटेड आइडेंटिटी वापस पीछे लेके जाओ, तो होम का, घर का एक हिस्सा है। तो सब कुछ इज रिलेटेड, रिलीजन, मोरालिटी। तो फ्रेडरिक नीचे के कॉन्टेक्स्ट में अगर लें, फ्रेडरिक नीचे ने जो होम समझाया वो आपके रिलीजन और मोरालिटी के अराउंड है, या इनहेरिटेड आइडेंटिटी के अराउंड है उनका होम। तो हमने उस आइडेंटिटी के बारे में बात करी, क्योंकि उससे पहले हमारा एब्स्ट्रैक्ट था, वो कुछ भी हो सकता था। वो हो सकता था कि भाई जो है घर होम है, होम किसी भी चीज़ से बन सकता है, ईंटे से बन सकता है। आप ईंटे के ऊपर बात करें, भाई ईंटा जो होता है रेड सैंड से बनता है। रेड सैंड जो है इंडिया के क्षेत्र में मिलता है। तो आप कॉन्टेक्स्ट से भटक गए। यहाँ पे आप एक क्या कह सकते हैं, फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, 2 मेथड्स हो गए। इन मेथड्स के बारे में और मैंने अपने मास्टर क्लास में समझाया हुआ है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। स्टेप 2, अब एक चीज़ जिसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है इन थिंकिंग बेटर, वो है सिचुएशनल थिंकिंग। अब सुनने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल। ज़्यादातर लोग ना एक सिचुएशन के अंदर जाके उसको सोच नहीं पाते, वो रिएक्शन देते हैं। कुछ भी होता है, कोई कुछ आपको कह देगा, यू गेट एम्बैरेस, बेइज्जती हो गई भाई, गुस्सा आ जाएगा, यू गेट रिजेक्टेड, यू गेट नर्वस, एंड सडनली आपका दिमाग जो है ना क्लैरिटी से सोचना बंद कर देता है। क्योंकि अब आप सिचुएशन को नहीं देख रहे हो, आप बस उस सिचुएशन में ट्रैप हो गए हो अपने इमोशन के साथ। समझ लो कमरे में अपने जानी दुश्मन के साथ ट्रैप हो गए हो। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने आप को खो देते हैं, बिकॉज वो जो सिचुएशन है वो अपने आप में ही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप उस सिचुएशन से ज़्यादा अपने आप की आइडेंटिटी को अटैच कर रहे हो। तो सिचुएशनल थिंकिंग का मतलब होता है आप एक सिचुएशन ले रहे हो, अपने आप को उससे डिटैच कर रहे हो, एंड देन लुक एट द सिचुएशन विद अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। मतलब यू आर पुटिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम योर शू। इट्स सिमिलर टू कि आप एक मूवी हॉल में बैठ के अपने आप को देख रहे हो, एक विक्टिम की तरह नहीं, एक हीरो की तरह नहीं, एक ऐसे इंसान की तरह नहीं जो सब कुछ जस्टिफाई करना चाह रहा है, बस बैठ के एक ऑब्जर्वर की तरह। और उस मोमेंट पे जब आप ये काम करते हो, आप चीज़ें क्लियरली देखना शुरू कर देते हो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट इमोशनल। अब इसमें भी 2 मेथड्स हैं, इस सिचुएशनल थिंकिंग को कैरी करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है
ऑकर्ड सिचुएशन और दूसरा मेथड है विजुअलाइज सिचुएशन। दोनों को तोड़ेंगे। सबसे पहले मेथड 1 से शुरू करते हैं, ऑकर्ड सिचुएशन। ऑकर्ड सिचुएशन इज कि ऐसी सिचुएशन जो पहले हो चुकी है आपके साथ। क्या पता आपके साथ कभी कोई बेइज्जती हो गई हो, है ना, किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी हो, आपका किसी का झगड़ा हो गया हो, किसी ने आपको रिजेक्शन दे दी हो, एक बड़ी बकचोद सी स्टूपिड सी मिस्टेक कर दी हो, या यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बहुत नेगेटिविटी बोल दी, इट कैन बी एनीथिंग। द पॉइंट इज वो सिचुएशन हो चुकी है, पहले से जा चुकी है। नाउ नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग या तो उसको भुलाने की कोशिश करते हैं और उसको या फिर उसको रिप्ले करते रहते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइक अ लूप ऑफ अ वीडियो इन देयर माइंड। दोनों ही यूजलेस है। अगर आप उसको भूल जाएंगे तो आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, और अगर आप उसको इमोशनली रिप्ले करते रहेंगे तो आप सफरिंग के लूप में बार बार जाते जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ रिप्लेइंग इट इमोशनली, बार बार आप उसको समझना और पढ़ना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से समवन इंसल्टेड यू, 10 लोगों की भीड़ के बीच में आपको इंसल्ट दे दी, ठीक है। आपका नॉर्मल माइंड कहेगा कि भाई इसने तो मेरी बेइज्जती करी, मेरे को तो उसको ऐसे रिप्लाई देना चाहिए था। सब लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो वीक है, इसकी तो औकात ही नहीं है, इसका तो ये है, और मैं तो भाई बेवकूफ़ लग गया, गपोच दिख गया इसके सामने, बौका चौधा हो गया। बट ये सही थिंकिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी ईगो है जो ब्लीड कर रही है। थिंकिंग जब शुरू होती है जब आप पॉज करते हैं, पूछते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, एग्जैक्टली उस बंदे ने बोला क्या, एग्जैक्टली मैंने क्या अज्यूम किया, क्या मैं हर्ट हुआ बिकॉज ही वॉज रॉन्ग, और बिकॉज मेरे अंदर का कुछ पार्ट है, कोई टुकड़ा है जो बिलीव करता है कि ही वॉज राइट। क्या मैं साइलेंट इसलिए रहा बिकॉज आई वॉज काम एंड स्टोइक, या फिर मैं डर गया। क्या मैंने अगर रिस्पॉन्स दिया अभी तो मैंने मेच्योरली एक्ट किया और मैं सिर्फ फ्रीज हो गया। अब यहाँ पे असली थिंकिंग शुरू होती है, वेर यू बिकम बेटर देन 99% पीपल, बिकॉज सडनली अब सिचुएशन एक इंसल्ट की तरह नहीं है, वो एक डेटा पॉइंट बन गया है। अब वो सिचुएशन अपने बारे में चीज़ें रिवील कर रही है। वो हो सकता है आपको ये दिखाए कि यू केयर टू मच अबाउट पीपल्स ओपिनियन, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोग क्या कहेंगे और अवॉइड करते हैं कन्फ्रंटेशन। मे बी वो आपको ये दिखाता है कि आप बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं, किसी ने कुछ किया फट से ट्रिगर हो गए, या फिर वो आपको ये दिखा रहे हैं कि जो सामने वाला था वो साला इनसिक्योर था, वो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था और आपने उसकी इनसिक्योरिटी अपने ऊपर पर्सनली ले ली। तो दिस इज हाउ यू टर्न एक एक्सपीरियंस को, बुरा एक्सपीरियंस, इनटू इंटेलिजेंस। तो ज़्यादातर लोग ना भाई इस पेन के थ्रू जाते हैं, बट या किसी भी पेन के थ्रू जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं, जो मैं 1% की बात कर रहा हूँ, हु एक्सट्रैक्ट विजडम फ्रॉम इट। तो दिस इज मेथड 1 विच इज ऑकवर्ड सिचुएशन। यू टेक वॉट ऑलरेडी हैपेंड, अपने आप को उससे डिटैच करो, उसको ऑब्जर्व करो क्लियरली एंड आस्क कि इस सिचुएशन ने मुझे क्या सिखाया। नाउ दूसरा मेथड इज विजुअलाइज सिचुएशन या विजुअलाइजेशन ऑफ ए सिचुएशन। ये तब होता है व्हेन समथिंग हैज़ नॉट हैपेंड येट, अभी वो चीज़ हुई नहीं है, बट मेंटली आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आप एक ऐसे फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो जो हुआ नहीं है, बट आप उसमें एंटर करने वाले हो। दिस कुड बी एनीथिंग, वो एक इंटरव्यू हो सकता है, एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है, एक स्पीच हो सकता है, एक मीटिंग हो सकती है, एक फाइट हो सकती है, एक बिजनेस डिसीजन हो सकता है, रिस्क हो सकता है, एक डेट हो सकती है, एक पब्लिक अपीयरेंस हो सकता है। जैसे मेरे केस में रणवीर के पॉडकास्ट में जाने से पहले आई वॉज प्रिपेयरिंग कि मैं कहाँ पे फंबल कर सकता हूँ, कहाँ पे गड़बड़ कर सकता हूँ, कहाँ पे, तो मैंने सॉलिड पॉडकास्ट दिया बिकॉज आई वॉज प्रिपेयर्ड। ज़्यादातर लोग ना भाई फ्यूचर सिचुएशन में एंटर करते हैं सिर्फ एक प्लान के साथ कि भाई हम उम्मीद करते हैं अच्छा होगा, बट होप इज़ नॉट प्रिपरेशन। जैसे बहुत लोग एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और निकलेगा, अच्छी सोच है, नहीं निकला तो, और जो नहीं निकलता फिर लोग गलत कदम उठाते हैं, जैसे आत्महत्या, बिकॉज दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि क्या होगा। मेरे साथ ये हुआ था जेई मेंस में, इंजीनियरिंग वाला जो होता है उसमें आई वॉज कि भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कोई ना कोई एनआईटी तो मिल जाएगा, और मैं हक के आ गया पेपर में, एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट हगास। और जो बदबू करी है उसने, जो मेरी ज़िंदगी ख़राब करी है उस वक्त, उस एक हफ्ते में, सब ऐसे मेरे को ट्रीट कर रहे हैं मेरे घर पे जैसे पता नहीं भाई क्या ही मैं मर्डर करके आ गया किसी का। हुआ था मर्डर, लेकिन पेपर का मर्डर हुआ था, बट मैंने अपनी ज़िंदगी का मर्डर नहीं किया। तो मैंने वहाँ से सीखा कि यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। एंड इन मेथड 2, ये जो विजुअलाइज सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप बैठते हो और अलग अलग तरीक़ों से सोचते हो कि सिचुएशन किस तरीके से प्ले आउट होती है। वॉट इफ़ ये अच्छे से, वॉट इफ़ दिस प्लेज वेल, वॉट इफ़ इट गोज़ बैडली, वॉट इफ़ मैं नर्वस हो गया, वॉट इफ़ मुझे रिजेक्शन मिल गया, वॉट इफ़ उन्होंने ऐसी चीज़ पूछ ली जो मुझे प्रिपेयर्ड ही नहीं, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, वॉट इफ़ मेरी बेइज्जती हो गई, वॉट इफ़ मैं पैनिक करने लग गया, वॉट इफ़ मैं सक्सीड कर गया और फिर मेरे को पता ही नहीं हैंडल कैसे करना है। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सबने सुना होगा, नेपोलियन द ग्रेट फ्रेंच कॉन्करर।
वो यही करते थे अपनी सारी बैटल से पहले। हर बैटल से पहले वो हर एक वो पहलू इमेजिन करते थे जिसमें वो हार सकते हैं, उनको कोई मार रहा है, डिफरेंट वेज दैट थिंग्स कुड गो रॉन्ग, या डिफरेंट वेज जिसमें वो मरने वाले हैं, मर सकते हैं। और बिकॉज उन्होंने इतने तरीके से उस केओस को अपने माइंड में रिप्ले किया था कि रियल केओस उनको शॉक ही नहीं करता था। एंड ही वॉज, क्योंकि क्या होता है ना यार, व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, वो वर्स्ट होता है तो उस सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में चली जाती है, पैनिक करने लग जाती है, हकलाने लग जाते हो। जैसे मेरे साथ रणवीर के पॉडकास्ट में आई वॉज प्रिपेयर्ड कि वो कुछ ऐसा भी पूछ सकते हैं विच आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर, बिकॉज इन्होंने कहा फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन है एंड आई डोंट वांट टू फक अप। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल पूछे एंड स्पॉन्टेनियस जवाब आया। थोड़ा सा सोचा, 5-6 सेकंड 10 सेकंड का पॉज दिया, बट जवाब आया। वहाँ पे मैंने गंदगी नहीं करी। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल आइडिया, दिस इज व्हाट नेपोलियन यूज्ड टू डू, बिकॉज उस सिचुएशन में अगर अचानक से यहाँ से एनिमी निकल के आता उसकी फट गई होती। ही वॉज प्रिपेयर्ड, यहाँ से आएगा तो वो डिसीजन क्विक लेने की क्षमता होती है आपके पास। मोस्ट पीपल ऐसी सिचुएशन में कोलैप्स कर जाते हैं, नॉट बिकॉज की सिचुएशन इम्पॉसिबल है, बट बिकॉज उन्होंने उस सिचुएशन को भी मेंटली विजिट ही नहीं किया। वो हमेशा सोचते थे ये होगा वो होगा, उस प्रेशर को इमेजिन नहीं किया, वो सिर्फ सक्सेस इमेजिन करते थे। जब भी मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स की कोचिंग क्लास में जाता हूँ, या पहले मैं जब क्रिकेट खेलता था कोचिंग में जाता था, हमें विजुअलाइजेशन एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। बड़े बड़े एथलीट्स को लूसिड ड्रीमिंग कराई जाती है कि यू आर इन योर ड्रीम, कंट्रोलिंग योर ड्रीम, कंट्रोलिंग योर आउटकम्स। बट यहाँ पे ना एक फाइन लाइन ऑफ डिफरेंस है भाई, फेक विजुअलाइजेशन कभी कभार डेंजरस भी बन जाती है। सिर्फ अपने आप को जीतते हुए इमेजिन करना इज नॉट इनफ। वो आपको हाँ फील गुड जरूर करा सकता है, बट इट डज नॉट मेक यू प्रिपेयर्ड। रियल विजुअलाइजेशन बहुत डिफरेंट होती है। तुम विन भी इमेजिन कर रहे हो, बट यू ऑल्सो इमेजिन द फेलियर। यू इमेजिन कॉन्फिडेंस, बट यू ऑल्सो इमेजिन नर्वसनेस, कि मैं नर्वस भी हो सकता हूँ। आप तालियां भी इमेजिन करोगे, बट यू ऑल्सो इमेजिन साइलेंस, कि अगर मेरे जोक पे कोई हंसा नहीं तो मेरी स्टैंड अप कॉमेडी चली जाएगी। यू इमेजिन थिंग्स गोइंग योर वे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप ऐसी चीज़ें भी इमेजिन करो कि अगर सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं गई तो क्या होगा। दिस वॉज मेटेड टू विजुअलाइज सिचुएशन। यू प्रिपेयर योर माइंड बिफोर लाइफ आपके एल लगाने आ रही है। सो वन मेथड पीछे की तरफ देखता है जो पास्ट में हुआ, और दूसरा मेथड आगे की तरफ देखता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। और दोनों मेथड वन जो कि ऑकर्ड सिचुएशन है वो आपको सीखने में मदद करता है कि पास्ट से मैं क्या सीखता हूँ, एंड मेथड टू आपको प्रिपेयर करता है आपके फ्यूचर के लिए। और टुगेदर दे मेक यू डेंजरस इन अ वेरी वेरी क्वाइट एंड सटल वे, बिकॉज आप जिंदगी के थ्रू ऐसे लल्ला लल्ला लोरी करते हुए नहीं चल रहे हो दोस्त। आप उसको रिव्यू कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें पैटर्न्स ढूंढ रहे हो और अपनी ज़िंदगी से सीख रहे हो, अपनी ही ज़िंदगी सीख रहे हो। लोग दूसरों की ज़िंदगी सीखते हैं, भैया ये मेरी इंस्पिरेशन है, भैया ये मेरा आइडल है। मेरे अपनी ज़िंदगी से सीखो भाई। तूने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। फिर वो आइडल थोड़ा सा इधर उधर चला जाता है तो तुम उस आइडल से चिढ़ने लग जाते हो। एंड ऑनेस्टली ये जो थिंकिंग है ना, दिस इज़ वॉट मेक्स यू बेटर। इट इज़ नॉट अबाउट साउंडिंग कि मैं इंटेलिजेंट बन गया। इट इज़ नॉट अबाउट यूजिंग बिग वर्ड्स, बड़े बड़े शब्द फेंक दिए। इट इज़ नॉट अबाउट विनिंग कि डिबेट्स जीत ली मैंने, उसकी यहाँ मार ली, उसकी वहाँ मार ली। एक एबिलिटी है टू स्टेप आउट ऑफ अ सिचुएशन से बाहर निकल के पूछना यहाँ हो क्या रहा है, इस सिचुएशन में क्या चीज़ रियलिटी है, इस सिचुएशन में क्या चीज़ मेरी ईगो है, एंड इस सिचुएशन से मैं खुद क्या सीख सकता हूँ, और इस सिचुएशन को मैं बेटर हैंडल कैसे कर पाऊँगा अगली बार। बिकॉज एक बार तुमने दोस्त वो कर लिया ना, लाइफ एक तुम्हें बहुत लोगों को लगता है लाइफ इज अ सीरीज ऑफ रैंडम इवेंट्स कि कुछ भी हो रहा है भैया मेरे को तो पता ही नहीं, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। जिस दिन तुमने ये करना शुरू कर दिया ना, तुम्हारी ज़िंदगी प्रिडिक्टेबल हो जाएगी। जैसे जब मैंने अपना चैनल खोला था या अपना बिजनेस किया था, मेरे को पता था बिजनेस में मैंने पहले ही सोच लिया था एक दिन 20 लाख रुपए पर मंथ रेवेन्यू पे जाऊँगा, 30% प्लस प्रॉफिट्स रखूँगा। किया। एक दिन मैंने शुरू किया था कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँगा, बड़े पॉडकास्ट पे जाऊँगा, इस चैनल को इंडिया का सबसे बड़ा फिलॉसफी चैनल बनाऊँगा। करा। अब प्रिडिक्टेबल ये रैंडम तो था नहीं कि भैया ऐसे बन गया चैनल, हाँ भाई बकचोदी वाला कंटेंट डाल रहा हूँ, बन गया। तो आपको ज़िंदगी को इवेंट को हटा के एक मटेरियल बनाना है विच यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट। हर एम्बैरेसमेंट मटेरियल बनना चाहिए, हर फेलियर मटेरियल बनना चाहिए, हर कॉन्वर्सेशन मटेरियल बनना चाहिए, हर फ्यूचर फियर मटेरियल बनना चाहिए। और धीरे धीरे आप उस तरीके के बंदे बनने लग जाओ कि जो ईजिली घबराता नहीं है। नॉट बिकॉज की लाइफ ईजी बन गई, बट बिकॉज आपने इतना ज़्यादा सोचने की क्षमता अपनी बढ़ा ली है कि आप केओस में आराम से सोच पाते हो। आगे बढ़ते हुए हम थोड़ी ज़रा बकलौल बकचोद किस्म के इंसान हैं। मैं घुस गया भाई साहब ब्रेन रॉट थिंकिंग मैकेनिज्म में। अब इससे पहले सबकी फटनी शुरू हो जाए स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है, मैं बता दूं इसमें कुछ वियर्ड नहीं होने वाला है, इन द सेंस कुछ दिखाने नहीं वाले हम आपको। बट मैं क्या करता हूँ ना, पब्लिक फोरम्स पे चला जाता हूँ और
फाड़ने के लिए कि किस तरीके से लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन थिंकिंग काम करती है। इंसान एकदम लोएस्ट स्टेट में, जिसके बारे में एक फिलोसफर ने बात करी थी, महान फिलोसफर ने, उसके ऊपर बात करेंगे। और लोएस्ट जो स्टेट होता है, एपिटेटिव स्टेट, उसको, उसके बारे में लोग कैसे सोचते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। अब हम गए यहाँ पे, ठीक है, टिकटॉक, पॉर्न, रेडिट के ऊपर। मैं जिस देश में हूँ वहाँ पे पोर्नोग्राफी नहीं चलती है, तो ये सब ऐसे दिख रहा होगा डेड पेज की तरह। बट यहाँ पे एक मोहतरम ने कोई वीडियो डाला होगा, गेट रेडी विद मी टू गॉथ, ठीक है। अब एक बंदे का उसमें कमेंट आया, हम पढ़ देते हैं इनका, ओमनियस रेकोंटियोर का, जो भी इनका नाम है। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कंसिडरिंग हाउ हॉट एंड डैश यू आर, बट आई जस्ट वांट टू से आई रियली अप्रिशिएट द वर्क यू पुट इन टू योर एडिटिंग। टू मी दैट स्टफ इज एज इम्पॉर्टेंट एज लॉन्जरी, लिंगरी, जो भी आप बोलें। बट अब इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये है ब्रेन रॉट कंटेंट, बट इनके पीछे की भी थिंकिंग मैकेनिज्म क्या है कि ये बंदा आया था किसी और चीज़ के लिए, शायद गूनिंग के लिए, लेकिन लग गया किसी और चीज़ में, एडिटिंग अप्रिशिएट करने लग गया। अब आप सोचें, हो सकता है वीडियो एडिटर हो सकता है इसके पास अटेंशन टू डिटेल हो, या ना डेली बेसिस चीज़ों को अप्रोच करता हो विद एन अटेंशन टू डिटेल। और हमको सोचने वाली बात यह है कि ये कैसे ऑपरेट करता होगा ना डेली बेसिस, किस तरीके से लोगों को ये देखता होगा, किस तरीके से लोगों को जज करता होगा, इसका थॉट प्रोसेस क्या है। क्या ये ऐसी चीज़ों में जहाँ पे सीरियस चीज़ें चल रही हैं, या ऐसी चीज़ें जिसमें इतनी बेसिक चीज़ें जहाँ पे इंसान इज़ फ्री टू हिमसेल्फ, एक कमरा, वैसलीन की शीशी, बैठा है, देख रहा है, कभी भी टिश्यू निकल सकता है, उसमें वो बंदा प्रोफेशनलिज्म के बारे में सोच रहा है, एडिटिंग बड़ी अच्छी है, ये बड़ा अच्छा है। तो क्या वो पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली उसका माइंड उसके प्रोफेशन के बारे में सोचता रहता है? तो एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डोरा नोज हाउ टू शेक इट। यहाँ पे मोहतरम ने क्या करी होगी, जो बचपन में एक कार्टून आता था डोरा द एक्सप्लोरा, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉर्नोफाई कर दिया, या बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसको, सेक्सुअलाइज कर दिया, गलत वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये 2-3 आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। डोरा एंड द मैजिक थॉन्ग, नेवर वॉन्टेड टू बी अ बैकपैक अंटिल नाउ, कैन यू से डिलीसियोसो, जैसे डोरा कहती थी ना, कैन यू से दिस, कैन यू से माउंटेन, कैन यू से दैट। जिसने देखा होगा वो कार्टून पता होगा। बट एक बंदे ने पॉइंट आउट कर दी ये चीज़, विच इज़ वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉस्प्लेइंग चाइल्ड कैरेक्टर्स इन दिस मैनर, कि भाई देख के समझ में आ रहा है कि आपने चाइल्डहुड कैरेक्टर्स के इमेज को भी डिस्टॉर्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे बेंटेन का भी डालने वाला था, बट वीडियो लंबा हो जाता, बट बेंटेन की भी चाइल्डहुड मेमोरीज को सेक्शुअलाइज कर दिया। तो ऐसे लोग, जो ये ऊपर के 3 लोग हैं, जॉली एडिशन, वॉन्डरिंग वूज और समवन वियर्ड, ये बच्चों को किस तरीके से देखते होंगे? क्या ये जो मोहतरम जिन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया है डोरा वाला, क्या ये ऐसा मेन स्ट्रीम कॉन्टेंट क्रिएट करती हैं जिससे कि द वर्ल्ड गिव्स बर्थ टू सच PDF फाइल्स? बच्चों को किस तरीके से देखते होंगे? इनमें से हो सकता है कितने बाप हो, ये तो कुछ कमेंट्स उठाए हैं, 30-40 कमेंट है, कितने बाप हो, क्या वो अगर बाप हैं, उनकी बेटियां हैं, तो उनको किस नज़र से देखते होंगे? क्या वो सही नज़र होगी, क्या वो गलत नज़र होगी? तो इस तरीके से आप सोचते हो कि सोसाइटी में लोग कैसे फंक्शन करते हैं। और इसके बारे में जो मैंने बोला था, एक फिलोसफर ने बात करी थी, महान प्लेटो ने बात करी थी भाई, अपने कॉन्सेप्ट ट्राईपार्टाइट सोल में। आप ट्राईपार्टाइट सोल का मैं कॉन्सेप्ट आपको बेसिक से समझा देता हूँ कि इंसान के 3 पार्ट्स हैं प्लेटो ने कहा। पहला है रैशनल माइंड, दूसरा है स्पिरिटेड, ठीक है, आपकी स्पिरिट विल, और तीसरा है एपिटेटिव। गला बैठना शुरू हो गया हमारा सुन पा रहे होंगे, बट तीसरा है एपिटेटिव, एपिटाइट, सेक्स, मदिरा, शराब, खाना। अब इन्होंने बोला कि हमारी जो सोसाइटी है 3 तरीके से डिवाइडेड है। ये जो एपिटेटिव है ना, कि भैया ये जो वर्किंग क्लास होती है, अच्छे पैदा करवा लो, शराब पिलवा लो, खाने 2 वक्त की रोटी मिल जाए वाली माइंडसेट, वर्किंग क्लास। उससे ऊपर सोल्जर्स कि भाई मर कट जाएंगे अपने देश के लिए, जिनके पास एक करेज होता है। और सबसे ऊपर होते हैं जो दिमाग से चलते हैं, वो होते हैं रूलिंग क्लास, नेता, संतरी तो नहीं, मंत्री, आपके वो एक ही बात हो गई, बट राजा, जितने भी टॉप के लोग हो गए। तो इन सब में एक वर्चू होती है, एक आपके दिमाग में विजडम होता है, आपकी स्पिरिट में करेज होती है, आपके डिज़ायर में टेम्परेंस होता है, कंट्रोल करने की कोशिश। तो प्लेटो ने कहा कि ये जो प्रिमिटिव पार्ट्स हैं वो होते हैं जो इंसान को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, और प्रिमिटिव पार्ट में ही असली गोल्ड माइन छुपा है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन नेचर। तो ये भी एक मेथड है टू अंडरस्टैंड कि कैसे इंसान का दिमाग काम करता है। तो उसके लिए आप ऐसी अनशंड वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं कमेंट्स। कुछ और बात करने लग जाइए, गलत हो जाएगा, बोलेंगे देसी फिलोसफर ने हमें बोला था जाने को, बट गोल्ड माइन। स्टेप 4 जो मैं यूज़ करता हूँ, विच इज़
स्ट्रक्चरल पैटर्न रिकॉग्निशन एक और तरीका है जिससे आप बेहतर सोच सकते हैं, विच इज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना छोड़ दो। यहाँ से मैंने सीख लिया भैया, वहाँ से मैंने सीख लिया, नहीं, पैटर्न्स डिटेक्ट करना शुरू करो हर जगह। बिकॉज ज़्यादातर लोग इंसिडेंट्स रिमेंबर करते हैं, बट उस इंसिडेंट, उस सिचुएशन के पीछे को पैटर्न नहीं समझ पाते हैं कि वो हुआ क्यों, किस लिए, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। एक नॉर्मल इंसान कहेगा कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है भाई, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी ज़िंदगी एल लगे पड़े हैं। बट एक थिंकर जो होता है ना, जो 99% पॉपुलेशन से बेटर सोचता है, वो ऐसे सोचता है कि इस सिचुएशन के पीछे रिपीटिंग स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपकी बेइज्जती करते रहते हैं लोग, यू आर बीइंग डिसरिस्पेक्टेड। अब एक नॉर्मल इंसान हर चीज़ याद रखेगा, और मेरे को उसने ऐसी गाली बोली थी भाई, ऐसा रूड कमेंट दिया था। बट अ थिंकर कैसे सोचेगा, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरे अराउंड ही क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों से ज़्यादा मेरे अराउंड क्यों हो रहा है ये। इज़ इट बिकॉज कि मैं बाउंड्री सेट नहीं करता, या फिर इज़ इट बिकॉज आई ट्राई टू हार्ड टू प्लीज़ पीपल। क्या ये इसलिए होता है कि मैं चुप रहता हूँ जहाँ मेरे को बोलना चाहिए, या फिर ये इसलिए होता है कि मैं उन्हीं तरीके के लोगों को बार बार चूज़ करता हूँ कि आओ मेरी मार के फोकट में चले जाओ। अब आप सिर्फ पेन को इन्फॉर्मेशन की तरह रिमेंबर नहीं कर रहे हैं, आप पैटर्न स्टडी कर रहे हैं बिहाइंड दैट पेन। और यहाँ से असली इंटेलिजेंस शुरू होती है। बिकॉज एक इंसिडेंट दोस्त बड़ा रैंडम हो सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है, बट दो इंसिडेंट कोइंसिडेंस नहीं होते। क्योंकि अगर एक ही चीज़ रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो उसके पीछे एक पैटर्न है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं, बिफोर इंपॉर्टेंट मोमेंट्स फटनी शुरू हो जाती है। मे बी आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, चीज़ें टालते हैं। व्हेन जो अभी चीज़ करनी ज़रूरी है उसको आप टाल टाल के बोल रहे हैं कि भाई जो अभी मैटर करता है उसको तुम टाल रहे हो। मे बी यू ऑलवेज अट्रैक्ट द रॉन्ग पीपल, ऐसे लोग जो आपको यूज़ करते हैं। मे बी यू ऑलवेज गेट एंग्री व्हेन समवन क्वेश्चंस योर इंटेलिजेंस। भाई मैं इतना मेरे पे कैसे सवाल उठा लिया। मे बी यू ऑलवेज लूज डिसिप्लिन आफ्टर स्मॉल सक्सेस। हाँ भैया हो गया, अब तो आराम करेंगे भाई, मज़ा आएगा, अब तो आराम ऐश की ज़िंदगी है। दीज आर नॉट सेपरेट इंसिडेंट माई फ्रेंड, ये पैटर्न है। और अगर ये पैटर्न डिटेक्ट नहीं करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ वही चीज़ रिपीट करती रहेगी, सेम लेसन बट विद डिफरेंट पीपल, डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन लेसन सेम रहेंगे। ये रीज़न है कि एक डम इंसान सिर्फ इंसिडेंट रिमेंबर करता है, बट एक थिंकर उसमें पैटर्न डिटेक्ट करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले करता हूँ तो भाई मेरे को ऐसे बोल दिया, मेरे चैनल पे आके मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे बोल दिया, फिर मैं बोला ये तो मैं हार रोना कर रहा हूँ, ये तो नहीं चलेगा। फिर मैंने उन कमेंट्स को डिसाइफर करना, वीडियोस भी बनाता हूँ मैं तो बहुत करता हूँ। जैसे अभी मैंने किया, जैसे ब्रेन रॉट कंटेंट, अपने उस पर कंटेंट जो अपने उस पर कमेंट्स आ रहे हैं, डिसाइफर किया, उसको समझा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके ऊपर वीडियो बनाए। समझ रहे हो क्या है, मैंने ऐसा क्या बोला, इसने क्या समझा, क्या ये सच है, क्या ये गलत है। बिकॉज एक बार आप पैटर्न देखना शुरू कर दो ना, तो आप ये पूछना छोड़ देते हो कि ये ज़िंदगी मेरे ही एल क्यों लगा रही है। फिर आप पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ रिपीटेडली, क्या अवॉइड कर रहा हूँ, क्या चूज़ कर रहा हूँ, क्या इग्नोर कर रहा हूँ कि मेरे साथ ही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये सवाल बड़ा पेनफुल है दोस्त, बट ये सवाल तुम्हें इंटेलिजेंट, स्मार्टर ज़रूर बनाएगा। बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ ये बताती है क्या हुआ, और पैटर्न आपको बताता है ये क्यों हो रहा है, क्यों होता जाएगा। एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द पैटर्न, तुम्हें ताकत मिल जाएगी उसको कंट्रोल करने की। स्टेप 5, एक और इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस, रिफ्लेक्शन दोस्त ओवर थिंकिंग नहीं होता। बहुत लोग इन दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। दे थिंक ब्रो मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, पहले से ही बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मेरा दिमाग कभी रुकता ही नहीं। बट ये रिफ्लेक्शन नहीं है, ये यूजुअली ओवर थिंकिंग है। और इन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस है। ओवर थिंकिंग एक सर्कुलर पैटर्न में चलती है, रिफ्लेक्शन डायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन लेके चलता है। ओवर थिंकिंग जो है ना, आपको उठा के सेम पेन पे, सेम ट्रॉमा पे बार बार लूप में लाता रहेगा। बट रिफ्लेक्शन उस पेन को लेता है और पूछता है कि मैं इससे क्या समझ सकता हूँ, कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ओवर थिंकिंग आएगी कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या मैं अच्छा नहीं हूँ, वॉट इफ आई नेवर फाइंड समवन अगेन, वॉट इफ सब लोग ही मुझे छोड़ के चले गए इसके तरह, मेरा तो दिल का प्यार था, मेरा तो दिल का, मेरा जिगरी दोस्त था, मेरा ये था, मेरा कलेजे का, मेरे बाएं इसका टोड़ा था। और फिर यही सेम थॉट रिपीट होता जाएगा अगेन एंड अगेन लाइक अ लूप। बट अगर रिफ्लेक्शन करोगे तो कुछ और होगा, विच इज रिफ्लेक्शन आज क्या हुआ असल में यहाँ पे, क्या पॉइंट्स में इग्नोर कर गया, क्या मैं सीखा इस सिचुएशन से अपने बारे में, क्या मैं इस इंसान से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अटैच हो गया, क्या मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, क्या ये इंसान सही में सही था मेरे लिए। समझ लो डिफरेंस। ओवर थिंकिंग पेन को रिपीट करता है, बट रिफ्लेक्शन उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट करता है।
ओवर थिंकिंग आपको ऐसा फील करवाएगा कि यू आर ट्रैप्ड, उसी सिचुएशन में यू आर ट्रैप्ड, लूप में चल रही है मूवी की तरह। बट रिफ्लेक्शन हेल्प्स यू उससे बाहर निकल के स्टेप आउटसाइड और उस सिचुएशन को बाहर से समझने की कोशिश करो। क्योंकि ओवर थिंकिंग भाई इमोशनल रिप्ले की तरह है, रिफ्लेक्शन क्या है, कॉन्शियस रिव्यू की मैं कॉन्शियसली बैठ के अपनी आज्ञा लेके बैठ के रिव्यू कर रहा हूँ सिचुएशन को। यही रीज़न है वाई अ पर्सन कैन थिंक ऑल डे एंड स्टिल बिकम मोर कन्फ्यूज। पूरे दिन सोचो कन्फ्यूज रहोगे दोस्त, बिकॉज ज़्यादा सोचना मतलब ये नहीं होता यू आर थिंकिंग बेटर। अगर आपके थॉट बार बार घूम फिर के उसी सेम फियर, सेम बेइज्जती, सेम शेम, सेम रिग्रेट, सेम फैंटेसी, सेम इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन पे आ रहे हैं, तो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, आप बस ब्लीड कर रहे हैं मेंटली, आपका मेंटल ब्लीडिंग चल रहा है। रिफ्लेक्शन का मूवमेंट होता है, वो आपको दर्द ज़रूर देगा बट वो आपको कहीं मूव करवाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यूजुअली वो आपको एक कंक्लूजन देता है, एक लेसन देता है, एक डिसीजन देता है, या फिर एटलीस्ट यार ये सब भी ना मिले तो एक क्लियर क्वेश्चन मिलता है। ओवर थिंकिंग कुछ नहीं देता दोस्त, वो बस आपका जो घाव है उसको बड़ा करता है। सो मैं ये कहूँगा द नेक्स्ट टाइम आपका माइंड इज स्टक ऑन समथिंग, फंस गया एक चीज़ पे, अपने आप से ये पूछो क्या मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन और मी, या फिर मैं वापस से सफ़र होना चाह रहा हूँ। ये जो एक सवाल है ना, ये आपके घंटे दिन साल बचा देगा मेंटल टॉर्चर के। बिकॉज असली थिंकिंग होती है ना, वो ये नहीं होती कि आप उसी घाव को बार बार रिप्ले कर रहे हैं। रियल थिंकिंग इज़ अबाउट आस्किंग कि ये घाव मुझे क्या सिखाना चाह रहा है और ये घाव आगे कैसे ना रिपीट हो। क्या घाव खाता जाऊँगा तो ख़त्म हो जाऊँगा। तो दोस्त यही था होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। अगर आप बेहतर सोचना चाहते हो तो इट इज़ नॉट अबाउट साउंडिंग इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल। इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े शब्द फेंक के ओ भाई ये तो इंटेलेक्चुअल बन गया, मैं आर्ग्यूमेंट जीत रहा हूँ ऑनलाइन, उसकी मैंने ऐसे मार ली, उसकी मैंने वाजे मार ली, उसने सत्य बोल दिया तो मैंने उसको गाली गलौज कर दी, इस तरीके से उसको मैंने डिफेम कर दिया तो भैया मैं बड़ा बन गया। तुम्हें भी पता है तुम गलत कर रहे हो। तो इसलिए इट इज़ अबाउट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ओन माइंड, अपने माइंड की अवेयरनेस, कैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो, कैसे तुम पेन प्रोसेस कर रहे हो। चुटकी नहीं बजी यहाँ बजा देते हैं, कैसे आप पेन प्रोसेस कर रहे हैं, आप कैसे डिसीजन मेक कर रहे हैं, आप अपने फेलियर्स अपने आप को कैसे समझा पा रहे हैं, क्या आप फेलियर्स की लैंग्वेज में बात कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बार आपने थिंकिंग प्रोसेस समझ लिया ना, तो आप अपने खुद के दिमाग के विक्टिम बनना छोड़ देंगे, आप पैटर्न देखना शुरू कर देंगे, रियलिटी को और इमोशन को सेपरेटली देख पाएंगे। यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, और धीरे धीरे आपका माइंड कम केओस में रहेगा और ज़्यादा इस्तेमाल कर पाओगे अपने दिमाग का। और दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है भाई, एक दिमाग एक ज़िंदगी है, उसका सही इस्तेमाल करो। तो अब आई वॉन्ट यू टू डू वन थिंग, नीचे कमेंट सेक्शन में जाना और अपना थिंकिंग प्रोसेस एक्सप्लेन करना कि भाई आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस है। हाउ डू यू यूजुअली थिंक जब कुछ गलत जाता है? आप ओवर थिंक करते हो, या फिर आप डिटैच करके ऑब्जर्व करते हो, आप सेम पेन को रिप्ले करते हो, या फिर यू फाइंड पैटर्न्स, डू यू प्रिपेयर फॉर सिचुएशंस पहले से कि भाई ये हो सकता है वो हो सकता है। और मेरे को ये भी बताना कि भाई इस वीडियो में जो मैंने स्टेप्स दिए, कौन सा स्टेप तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न को बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है। मेरे को पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा। द मोमेंट यू कैन डिस्क्राइब हाउ योर माइंड वर्क्स, यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थिंकिंग बेटर। तो भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, तो आपको ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो मैं चाहता हूँ आप सीधा इसके ऊपर जाइए, लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले नीचे जाके मास्टर क्लास उठाइए। अगर अभी तक नहीं उठाइए, आप बहुत कुछ खो रहे हैं, तो वो उठाइए और ये वीडियो देखिए। चलिए अभी जाइए।